Okay, let's start with carbohydrates. It's the chapter first of biochemistry. Carbohydrates, they are simple compounds made up of carbon, hydrogen and oxygen. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, just ऐसे compounds है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं. Or we can put it like this also. Carbohydrates are composed of glycerol plus aldehyde or ketone ग्रुप. इसमें ग्लाइसरॉल होता है, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप इसमें होता है. क्लासिफिकेशन जो कार्बोहाइड्रेट्स की है दैट इज़ बेस्ड ऑन द हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस में कार्बोहाइड्रेट्स एक कार्बन देते हैं तो हम मोनोसैकराइड्स उसको बोलते हैं. अगर 2 कार्बन्स देते हैं तो हम डाइसैकराइड्स बोलते हैं. 3 से 10 को हम ओलिगो बोलते हैं, ओलिगोसैकराइड्स. वाइल इज मोर देन 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स अगर हमें देते हैं तो हम उनको पॉलीसैकराइड्स बोलते हैं. ओके, मोनो इज 1 कार्बन, डाइसैकराइड्स में 2 कार्बन देते हैं, ओलिगोसैकराइड्स 3 to 10 कार्बन एटम्स, वाइल इज पॉलीसैकराइड में मोर देन 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स होते हैं. ठीक है, इसमें अगर हम फर्दर पॉलीसैकराइड्स की भी क्लासिफिकेशन करें तो इसकी भी क्लासिफिकेशन हो सकती है. पॉलीसैकराइड्स मींस मोर देन 1 मोनोसैकराइड यूनिट्स. ओके, इसमें या तो पॉलीसैकराइड एक ही तरह के मोनोसैकराइड यूनिट्स के बने होंगे या वो अलग अलग मोनोसैकराइड यूनिट्स के बने होंगे. अगर पॉलीसैकराइड सेम मोनोसैकराइड यूनिट्स के होंगे वी कॉल देम एज होमोपॉलीसैकराइड्स. होमोपॉलीसैकराइड्स. अगर डिफरेंट मोनोसैकराइड्स होंगे, इफ़ इट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मोनोसैकराइड्स वी कॉल इट हेटेरोपॉलीसैकराइड्स. हेटेरोपॉलीसैकराइड्स. ओके, होमोपॉलीसैकराइड्स का एक और नाम होमोग्लाइकान्स भी है. वी कैन कॉल देम एज, I know video quality is not so good. Anyway, होमोग्लाइकान्स, हम इसको होमोग्लाइकान्स भी बोलते हैं. हेटेरोपॉलीसैकराइड्स को हम ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकान्स भी बोलते हैं. होमोग्लाइकान्स which are made up of same monosaccharide units, hetero made up of different monosaccharide units. होमोग्लाइकान्स इसका हम फर्दर क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं. होमोग्लाइकान्स कैन आइदर बी structural or they can be storage. Those homoglycans, those homopolysaccharides which help in structural formation and those that help in the storage. जैसे स्ट्रक्चर में हमारा कौन सा आएगा? स्ट्रक्चर में हमारा आएगा सेलुलोज. स्ट्रक्चर में हमारा आता है इन्यूलिन. स्ट्रक्चर में हमारा आएगा काइटिन. और स्टोरेज में हमारा स्टार्च आता है, स्टार्च. इसमें हमारा ग्लाइकोजन आएगा. ओके, स्टोरेज में स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. स्ट्रक्चर में सेलुलोज, इनोलिन एंड काइटिन. सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा. कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपल कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, या हम इसको एक और तरह से बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट सिंपल ग्लाइसरॉल प्लस एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है. कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन जब हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे इट इज़ मोनो, डाई, ओलिगो एंड पॉलीसैकराइड्स. डिपेंड्स कि जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं ये कितने कार्बन कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होगा. 1 कार्बन कंपाउंड मोनोसैकराइड, 2 कार्बन कंपाउंड डाइसैकराइड, ओलिगो मतलब 3 से 10 कार्बन कंपाउंड्स और पॉलीसैकराइड्स मोर देन 10. If we want to know about the formula of this monosaccharides, it can be written as CnH2nOn, while as disaccharides में CnH2ON-1. कभी कभी पूछते हैं ऐसा, तो that's why maybe it will help to remind. दूसरा इसके बाद जो पॉइंट हमें पढ़ना है that is the isomer. What are isomers? Isomers
इनका स्ट्रक्चर सेम होता है. दे आर द कंपाउंड्स हु आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट दे डू हैव फिजिकल and chemical properties different. They do have different chemical and physical properties. Like structure तो similar होगा but physical property different होगी और chemical property भी different होगी. Structure सिर्फ similar होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी. इसमें वी हैव टू रीड, इट कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स. लाइक जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ा ऑन क्लासिफिकेशन, इट कैन बी मोनो, डाई, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड. सिमिलरली isomer which are structurally similar but physical and chemical properties are different. They can be optical isomers, ठीक है. They can be functional isomers or they can be stereoisomers. Optical isomers, functional isomers or stereoisomers. Optical isomers is how can I explain it? Optical isomerism में कुछ भी नहीं होता है. It is simply जब एक plane polarized light pass होगी through some solution, तो जो substance present होगा, if it rotates plane of light towards right, we call it dextrorotatory, or if it rotates light towards left, we call it levorotatory. ये भी समझ आएगा. First, if we know about the structure of, for example, a simple carbon which is glucose. Okay, we should know about the structure C1, 2, 3, 4, 5 and 6. C1 and C6. Here we should know कि ग्लूकोज में C1 and C6 they are structurally similar, while as C2, 3, 4 and 5 they are not symmetrical. They are asymmetrical carbon atoms. C2, 3, 4 are asymmetrical carbon atoms. Okay, so फंक्शनल ऑप्टिकल में वही है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी. बेस्ड ऑन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये राइट साइड टर्न करेगा और लेफ्ट साइड करेगा. फंक्शनल में हमारा आता है, इट्स सिंपल, बेस्ड ऑन वेदर एल्डोज इज देयर और कीटोज इज देयर. बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें ग्लाइसरॉल प्लस एल्डोज या कीटोज मोइटी होगा प्रेजेंट. स्टीरियोआइसोमर में सिंपल, इसमें फर्दर हम डिवाइड करेंगे एनोमर. इसमें हम डिवाइड करेंगे इनटू इपिमर. वी कैन डिवाइड इट इनटू एनांशियोमर. एनोमर, इपिमर एंड एनांशियोमर. एनोमर इज सिंपल. एनोमर में कुछ समझना ज़्यादा नहीं है. इट्स वेरी वेरी ईजी, बट फॉर in order to understand anomer, we should know the structure of two things, pyrans and furans. I'll try to draw pyran and furan to make you understand about anomer. This is the oxygen here, these are the double bonds here. Oxygen here, double bonds. This is furan, this is pyran. See, एनोमर की भी है क्लासिफिकेशन, अल्फ़ा एनोमर और बीटा एनोमर. अल्फ़ा एनोमर जब हाइड्रोक्सिल इज बिलो द रिंग, सी यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल इज बिलो द रिंग.
and here orientation of hydroxyl is above the ring. When it's above we call it beta ionomer, and when it's below we call it alpha ionomer. बस इतना ही इसमें है. हाइड्रोक्सिल कहाँ पे प्रेजेंट है? रिंग के ऊपर प्रेजेंट है या रिंग के नीचे प्रेजेंट है. ठीक है. नेक्स्ट इज एपिमर. एपिमर में है, यहाँ हमने बताया रिंग के ऊपर या नीचे हाइड्रोक्सिल की प्रेजेंस tells us about whether it's alpha ionomer or beta ionomer. Here in epimer, हाइड्रोक्सिल asymmetric कार्बन पे कहाँ किस जगह प्रेजेंट है? लाइक अगेन I'll draw here 6 carbon compound, 1 2 3 4 5 and 6. First and sixth they are symmetrical compounds. इस कार्बन they are symmetrical carbons. इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है. अब हाइड्रोक्सिल राइट साइड में प्रेजेंट है या लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है. ऑन द बेस ऑफ दैट वी कॉल इट एपिमर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज एनांशियोमर. एनांशियोमर इसमें भी यही होता है. इसमें भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी एनांशियोमर एंड एल. दे आर बेसिकली mirror image of each other. They are mirror images of each other. Glycolysis. Glycolysis is also called embedded Meyerhof pathway. Glycolysis is embedded Meyerhof pathway. Glycolysis को समझने के लिए we need to understand two things. इसकी दो पाथवे हो सकते हैं, एरोबिक पाथवे और एनएरोबिक पाथवे. एरोबिक पाथवे और एनएरोबिक पाथवे. एरोबिक पाथवे में we should know that it occurs in the mitochondria in presence of oxygen as the name, while as anaerobic pathway it does not occur in the presence of oxygen. ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है. नेट एटीपी गेन, ये सारे जो भी प्रोसेस होते हैं it is because they need to give us some kind of energy. एनारोबिक हमें नेट गेन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स देता है, वायरस एरोबिक में हमारा नेट गेन ऑफ 7 ATP मॉलिक्यूल्स होता है. 7 ATP molecules in aerobic while as 2 ATP molecules in anaerobic. एरोबिक का हम फर्दर थोड़ा सा यहीं पे समझते हैं कि जो एरोबिक पाथवे होता है इसमें या तो ग्लाइकोलिसिस होगा या इसमें TCA साइकिल होगा, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इन दोनों को ब्रिज किए हुए हैं phosphodehydrogenase complex. It serves like a bridge between glycolysis and TCA cycle. Video quality is very poor. ग्लाइकोलिसिस से हमें क्या मिलता है? ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 molecules of पायरुवेट मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल. Glycolysis gives us 2 molecules of pyruvate, and pyruvate it can be changed into, or it changes into acetyl coenzyme A plus carbon dioxide, or we can say pyruvate, 2 molecules of pyruvate, or pyruvate it can be broken into acetyl coenzyme A plus carbon dioxide with the help of this PDA complex.
यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन पायरुवेट का जो फेट है, द फेट ऑफ पायरुवेट, इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। अगर कम एनर्जी है देन पायरुवेट का फेट होता है लैक्टेट। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ही लैक्टेट बनाता है, विच इज़ द एनारोबिक पाथवे। But this reaction occurs with the help of lactate dehydrogenase. It occurs with the help of dehydrogenase, lactate dehydrogenase. यहीं पे we will learn glycolysis, we will learn PDH complex, we will learn TCA cycle. Simply glycolysis is also called Embeden-Meyerhof pathway. ग्लाइकोलिसिस के दो पाथवेज हो सकते हैं, वेदर एरोबिक और एनारोबिक, डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक इज द ऑब्वियसली इट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हमारा नेट गेन ऑफ 7 ATP मॉलिक्यूल्स होता है। एनारोबिक ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें नेट गेन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स होगा। एरोबिक में फर्दर अगर ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक मीन्स ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट, ग्लाइकोलिसिस जिसमें हमें पायरुवेट देता है 2 मॉलिक्यूल, नेट गेन होता है, और इसमें TCA साइकिल होता है। वी विल लेटर ऑन कम टू नो व्हाट्स TCA साइकिल, अभी थोड़ी देर में। एंड PDH complex, it serves like a bridge between glycolysis and TCA cycle. पायरुवेट का फेट डिपेंड करता है ऑन एनर्जी। अगर सेल में एनर्जी होगी तो ये फर्दर ब्रेक डाउन होगा एसिटाइल कोएंजाइम A में, कार्बन डाइऑक्साइड में, विद द हेल्प ऑफ दिस PDH कम्प्लेक्स। बेसिकली PDH कम्प्लेक्स क्या है? ये सेट ऑफ 3 एंजाइम्स है और इसमें नियर अबाउट 5 कोएंजाइम्स काम करते हैं। अगर पायरुवेट सेल में लो एनर्जी है तो ये पायरुवेट सीधा लैक्टेट बनाएगा विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ग्लाइकोलिसिस में we should know there is glycolysis. I will not go with the reaction glycolysis पूरी reaction क्या है, everybody will learn it all by himself or herself. यहाँ पर this video is basically just to give you an idea what carbohydrate topic is all about, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। So glycolysis में जो important चीज़ है that is irreversible reaction, irreversible reaction glycolysis की, which is very important to know. It's like first reaction जो irreversible reaction है glycolysis की, that is ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है, ग्लूकोज चेंज into glucose 6 phosphate. Okay, now it's clear. With the help of hexokinase, glucose changes into glucose 6 phosphate with the help of hexokinase. Second is fructose 6 phosphate changes into fructose 1,6 phosphate with the help of phosphofructokinase. तीसरी जो irreversible reaction है इसमें, that is phosphoenol pyruvate when it changes into pyruvate with the help of pyruvate kinase. In glycolysis, we also should know inhibitors. What are the inhibitors of glycolysis? What are the inhibitors of glycolysis? Inhibitors are fluoride, arsenide, and iodoacetate. Fluoride, arsenide, iodoacetate. So here again, glycolysis इसका path depend करता है on the availability और unavailability of oxygen. ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक पाथवे चूज़ करेगा जहाँ पर
हमें 7 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं नेट गेन, और अगर एनारोबिक पाथवे चूज़ करेगा तो हमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एरोबिक पाथवे में हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे एंड TCA साइकिल एंड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एक्ट करेगा एज ए ब्रिज। ग्लाइकोलिसिस अगर होगा एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, इट विल गिव अस 2 molecules of pyruvate which can further be broken into acetyl coenzyme A and carbon dioxide with the help of phosphate dehydrogenase complex, which is basically a set of 3 enzymes and 5 coenzymes. Pyruvate we can get through aerobic glycolysis, and in aerobic glycolysis the important point is to know about the irreversible reaction of aerobic glycolysis, which is glucose when glucose is changed into glucose 6-phosphate with the help of hexokinase. Fructose 6-phosphate is changed into fructose 1,6-phosphate, fructose 1,6-biphosphate with the help of phosphofructokinase, and phosphoenol pyruvate is changed into pyruvate with the help of pyruvate kinase. These 3 reactions are very important because they are irreversible reactions in the glycolysis. And inhibitors of glycolysis are fluoride, arsenite and iodoacetate. उसके बाद है PDH complex. I told you PDH complex में 3 important enzymes है. First enzyme is pyruvate dehydrogenase. Second enzyme which is very important is dihydrolipoyl transestylase. And third enzyme is dihydrolipoyl dehydrogenase. You people just don't need to write anything, but suno, listen it like a story only. जो 3 enzymes which are part of phosphate dehydrogenase complex, they have pyruvate dehydrogenase, they are dihydrolipoyl transestylase, they are dihydrolipoyl dehydrogenase. Or coenzymes, I told you there are 5 coenzymes also the part of PDH. Coenzymes are TPP, or we can call it TDP. TDP, it is thymine diphosphate, which is actually vitamin B1. Okay. Second is lipoic acid. Coenzyme A, FAD and NAD. They both make this phosphate dehydrogenase complex, which acts as a bridge, or it helps in conversion of pyruvate into acetyl coenzyme A and carbon dioxide. और जो तीसरा है TCA, or we can also call it Krebs cycle or citric acid cycle, which is also a aerobic glycolysis, which is also a part of aerobic glycolysis, which is also a pathway of aerobic glycolysis. I'll write it here. बहुत ज़्यादा ब्रीफ करके लिख रही हूँ. TCA cycle or Krebs or citric acid cycle. Basically what it is, it is basically the common pathway. It's common pathway for oxidation of all metabolic fuels. हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारे पास जो फ्री फैटी एसिड्स हैं, हमारे पास कीटोन बॉडीज़ या हमारे पास जो एमाइनो एसिड्स हैं, इन सब का एक कॉमन पाथवे होता है टू डेवलप मेटाबॉलिक फ्यूल्स. ओके, इनका जो पाथवे है विच इज़ TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल साइट्रिक एसिड साइकिल,
ये पाथवे एम्फिबोलिक होता है. इट कैन बी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक. और आई कैन राइट हियर TCA cycle. It actually forms common pathway. It forms common pathway for final oxidation. It forms common pathway for final oxidation of all metabolic fuels. Okay, it forms common pathway for final oxidation of all metabolic fuels. जो ये pathway है, यहाँ मैं बोलना चाह रही थी कि this pathway is, there is this interesting term amphibolic. Amphibolic is catabolic as well as anabolic. इसमें दोनों चीज़ें होंगी, कैटाबॉलिज्म भी होगा एंड एनाबॉलिज्म भी होगा. This TCA cycle which we also call Krebs or citric acid cycle, ये एक एम्फिबॉलिक प्रोसेस है. एम्फिबॉलिक मीन्स जिसमें कैटाबॉलिक भी होता है, एनाबॉलिक भी होता है. कैटाबॉलिक वो चीज़ जब एसिटाइल कोएंजाइम ए की ऑक्सीडेशन होती है, एसिटाइल कोएंजाइम ए की ऑक्सीडेशन होती है and it's broken down into 10 ATP molecules per cycle. This is the catabolism. Okay, anabolism is the process जब कुछ सिंथेसाइज होता है. ओके, एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होगी, एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होती है, कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होगा. एसिटाइल कोएंजाइम इज ब्रोकन इनटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP पर साइकिल. एंड एनाबॉलिज्म में क्या होगा? एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोएसिटेट, एनाबॉलिज्म में आर्सेनाइड फॉर्मेशन एंड मैलोनेट फॉर्मेशन होगी. ओके, सो अगेन ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्बेडेन-मेयरहोफ पाथवे, जिसके दो पाथवेज हो सकते हैं. एक तो होगा इसका एनाबॉलिक पाथवे अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हुआ, एक होगा इसका एरोबिक पाथवे एंड देन एनएरोबिक पाथवे. एनएरोबिक में 2 ATP मॉलिक्यूल गेन होगा, एरोबिक में 7 ATP मॉलिक्यूल्स गेन होंगे. एरोबिक में थोड़ा समझने की ज़रूरत है. ग्लाइकोलिसिस होगा जिसमें हमें पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो बाद में ब्रेक डाउन होंगे इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ PDH complex. Okay, PDH complex is what? It is composed of pyruvate dehydrogenase, dihydrolipoyl transacetylase, dihydrolipoyl dehydrogenase and 5 coenzymes प्रेजेंट होते हैं जिसमें विटामिन B1B है. ओके, ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर मैंने फार्मूला सारी नहीं लिखी बट थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखी, कुछ जिसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन कौन सी है वो लिखा. जैसे ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में चेंज, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में चेंज होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब पायरुवेट में चेंज होगा. ओके, और इसके इनहिबिटर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और जानना, फ्लोराइड, आर्सेनाइड और आयोडोएसिटेट, दे आर द इनहिबिटर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस. TCA साइकिल, क्रिब्स साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक कॉमन पाथवे फॉर्म करता है फॉर फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल मेटाबॉलिक फ्यूल्स. ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फ्री फैटी एसिड्स, कीटोन बॉडीज़, एमाइनो एसिड्स. ये जानना ज़रूरी है कि TCA साइकिल एम्फिबोलिक साइकिल होता है. एम्फिबोलिक इज समथिंग जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों इन्वॉल्व है. कैटाबॉलिज्म अगेन मैंने TCA साइकिल यहाँ नहीं लिखा है, वो हम आप किसी भी बुक से आप लोग खोल के पढ़ सकते हैं खुद. दिस इज़ जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, उसमें क्या क्या पढ़ना है. दैट्स इट. एम्फिबोलिक जिसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है. कैटाबॉलिक में एसिटाइल कोएंजाइम ए इज़ ब्रोकन इनटू 10 ATP पर साइकिल. एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोएसिटेट, आर्सेनाइड और मैलोनेट.
इसके बाद जो चीज़ हमें कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़नी है दैट इज़ 3 चीज़ें हैं, इंटरलिंक्ड है थोड़ा सा। एक तो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। दूसरा हमें जो इसमें पढ़ना है दैट इज़, आई एम राइटिंग इट ऑन 1 पेज इन 3 कॉलम्स, जस्ट थोड़ा सा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आई हैव लर्नड इट दिस वे, बाकी आप इसको एलॉबरेटली अपनी बुक्स खोल के पढ़ सकते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस। तीन चीज़ें हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एंड देन ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज़ जब हम ग्लूकोज बनाते हैं फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से। नियो मतलब न्यू, ग्लूकोज बनता है नए कंपाउंड से। नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड या नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से जब हम ग्लूकोज बनाते हैं दैट इज़ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए कौन से है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस? दे आर लाइक लैक्टेट या पायरुवेट, लैक्टेट और पायरुवेट और प्रोपियोनेट ग्लाइसरॉल, ठीक है, या एलानीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज एलानीन मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है फॉर दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स दे आर चेंज इनटू 1 ग्लूकोज, ठीक है। 2 पायरुवेट 1 ग्लूकोज में चेंज होते हैं। इसमें एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है। रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ दिस रिएक्शन इज fructo-1,6 biphosphate. Fructo-1,6 biphosphate. This is the rate limiting enzyme of this when 2 pyruvate molecules are changed into 1 molecule.